हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 12वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार इस वीडियो में अध्याय 4 चैप्टर 4 गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोट-सावर्ट नियम तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना एवं इस पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम 4.1 का हल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट किया जाए बायोट-सावर्ट नियम। और बायोट-सावर्ट नियम शुरू करने के पहले यह बतलाना ज़रूरी है कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे पूरे देश भर के सभी राज्यों के सभी स्टेट्स के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, केवल बायोट-सावर्ट नियम लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में तथा बायोट-सावर्ट नियम का अनुप्रयोग के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के प्रश्न में तथा इस पर आधारित अनुप्रयोग सीबीएसई बोर्ड में 3 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो बायोट-सावर्ट नियम स्टार्ट किया जाए। फ्रांस के वैज्ञानिक बायोट एवं सावर्ट ने किसी भी आकृति के किसी भी शेप के धारावाही चालक के कारण या धारावाही चालक के किसी धारावाही अल्पांश के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, dB = μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। इस गणितीय व्यंजक को बायोट-सावर्ट नियम कहा जाता है। तो अब बायोट-सावर्ट नियम कैसे प्राप्त होगा? तो बायोट-सावर्ट नियम प्राप्त करने के लिए, इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए एक धारावाही चालक किसी भी आकृति का लिया जाए, जिसमें इस धारावाही चालक का नाम XY सपोज किया जाए, माना कि इस धारावाही चालक XY से होकर के I धारा इसके एक सिरे से Y सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर। और चूंकि बायोट-सावर्ट का नियम पूरे धारावाही चालक के कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान के लिए व्यंजक नहीं देता है, बल्कि धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई के कारण, धारावाही चालक के पूरा अगर चालक तार है, पूरी चालक की लंबाई के उसका एक अल्पांश के कारण ही उससे r दूरी पर स्थित, मतलब उस अल्पांश से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देता है। तो बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग केवल पूरे धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई या एक धारा अल्पांश के कारण उससे कुछ दूरी पर सपोज किया जाए, वह दूरी r है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देता है। तो अगर पूरे धारावाही चालक के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना हो, तो पूरे चालक पर उसे पूरे चालक के किसी एक धारावाही अल्पांश के कारण उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर उस चुंबकीय क्षेत्र का मान पर माने पूरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा dB, उस पर समाकलन करना होगा पूरे चूँकि किसी धारावाही चालक में बहुत सारे अल्पांश होते हैं, तो किसी एक अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो गया, तो पूरे धारावाही चालक के कारण मालूम करना है, तो फिर उसे पूरे धारावाही चालक पर उस मान dB पर समाकलन करना होगा। तो सपोज किया जाए XY चालक तार से होकर के I धारा एक सिरे से Y सिरे की ओर प्रवाहित होती है, और इसका एक धारावाही अल्पांश पर विचार किया जाए। इस धारावाही चालक का वो अल्पांश CD है, जिसकी लंबाई dl है, स्मॉल dl,
लंबाई को dl, स्मॉल d स्मॉल l इसकी लंबाई है, और इस धारावाही चालक का केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु, माना जाए कि r दूरी पर स्थित बिंदु P है। ये P बिंदु है जहाँ पर कि चुंबकीय बल क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P बिंदु पर निर्धारित करने के लिए दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या दक्षिणावर्ती पेंच नियम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, या दाहिने हाथ का हथेली नियम, राइट हैंड पाम रूल का उपयोग किया जाता है। तो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम से धारा चूँकि प्रवाहित हो रही है यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर, तो अंगूठा को धारावाही चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में रखेंगे। तो मुड़ी उंगलियाँ किधर है? अंदर की ओर जा रही हैं। मुड़ी उंगलियाँ किधर है? अंदर की ओर। तो यहाँ पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इसके तल के लंबवत, मतलब धारावाही चालक के तल के लंबवत, जिस तल में धारावाही चालक है, यहाँ प्लेन ऑफ बोर्ड में है, बोर्ड के तल में है। आपके केस में कागज़ के तल पर होगा, चूँकि आप स्केच करेंगे कागज़ पर, तो कागज़ के तल के लंबवत, और किधर होगा? अंदर की ओर, चूँकि अंगूठा को धारा की दिशा में, चालक से प्रवाहित धारा की दिशा में अंगूठा को रखा जाता है। तो मुड़ी उंगलियाँ अंदर की ओर हैं, पाम की ओर जा रही हैं। तो मुड़ी उंगलियाँ चूँकि अंदर की ओर है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो इसे क्रॉस चिन्ह के द्वारा, चूँकि चुंबकीय क्षेत्र का संकेत दोनों होता है, क्रॉस और डॉट दोनों होता है, तो यहाँ पर एक अल्पांश लंबाई CD धारावाही चालक का लिया गया है, जिसकी लंबाई अल्पांश लंबाई CD, जिसकी धारावाही चालक की एक अल्पांश लंबाई CD जिसकी लंबाई dl है। तो उसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB होगा, और dB का मान बायोट-सावर्ट नियम से बायोट-सावर्ट ने प्राप्त किया μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। तो ये बायोट-सावर्ट नियम का अदिश रूप है। इसे सदिश रूप में भी व्यक्त करना होगा। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक के प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में बायोट-सावर्ट नियम आता है, तो उसका एक अंक उसका अदिश रूप के लिए, तथा अदिश रूप लिखने पर, तथा 1 अंक बायोट-सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखने पर प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। क्योंकि बोर्ड के तल में ये जो है धारावाही चालक यहाँ बोर्ड के तल में है, आपके केस में कागज के तल में होगा। तो चूँकि मुड़ी उंगलियाँ चूँकि अंदर की ओर आ रही हैं, तो इसलिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र dB वेक्टर दिशा भी अंदर की ओर होगा, जिसे क्रॉस दे करके घेर दिया गया है। इसे इनसर्किल्ड क्रॉस अंग्रेजी में कहा जाता है। तो क्रॉस दे करके घेर दिया गया, तो यहाँ पर अब दिशा देने की ज़रूरत नहीं है, केवल dB लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, या धारावाही चालक के तल के लंबवत, जिस तल में धारावाही चालक है उसके तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर है। या दाहिने हाथ का हथेली नियम का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए अंगूठा को धारा की दिशा के लॉन्ग रखेंगे, और फैली हुई हथेली उस बिंदु की ओर। तो हथेली जिस बिंदु की ओर जाएगा, जिधर जाएगा उस दिशा में, धारा की दिशा इधर है, और उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है, अपने बाकी चारों उंगलियों को रखा जाएगा, मतलब हथेली सहित। तो हथेली की दिशा जिधर होगी उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चूँकि हथेली की दिशा यहाँ नीचे की ओर है, अंदर की ओर है, इसलिए P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, कागज का तल के लंबवत। तो बायोट-सावर्ट नियम के अनुसार बायोट-सावर्ट नियम का गणितीय रूप इस धारावाही चालक के कारण का अदिश रूप पहले लिखा जाए। dB = अल्पांश के कारण, अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, उसके कारण P बिंदु पर r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB = k का वैल्यू μ0/4 पाई, एक समानुपाती नियतांक है, I dl sin θ/r²। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है धारावाही चालक की एक अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, उसके कारण अल्पांश के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB का, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र को सदिश के रूप में दिशा दिखाई गई है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस के द्वारा, लेकिन इसका मान होगा dB = बायोट-सावर्ट नियम में गणित। बायोट-सावर्ट ने किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए गणितीय व्यंजक प्राप्त किया। यह गणितीय व्यंजक dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r², जहाँ थीटा क्या है? थीटा है अल्पांश पर बना कोण, अल्पांश के केंद्र O से P बिंदु, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उसको मिलाने वाली रेखा, मतलब मिलाने वाली रेखा की दूरी r के द्वारा अल्पांश पर बना कोण कितना है? थीटा है।
तो ये μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यह अदिश रूप है, यह बायोट-सावर्ट नियम का अदिश रूप है, यह बायोट-सावर्ट नियम का अदिश रूप है। अब इसे सदिश रूप में भी लिखना जरूरी है, नहीं तो 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न में बोर्ड की परीक्षाओं में केवल एक ही अंक प्रदान किया जाएगा। यह बायोट-सावर्ट नियम है, गणितीय व्यंजक है चुंबकीय क्षेत्र का एक धारावाही अल्पांश के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर। यह बायोट-सावर्ट नियम है, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है अल्पांश पर बना कोण, किसके द्वारा, अल्पांश के केंद्र या अल्पांश को P बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उसको मिलाने वाली रेखा या दूरी r के द्वारा अल्पांश पर बना कोण थीटा है, उसका साइन थीटा ज्या है। चूँकि बायोट एवं सावर्ट ने यह बतलाया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर किसी धारावाही अल्पांश जैसे कि यहाँ CD है, उसकी लंबाई dl है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र dB वेक्टर का जो मान होगा उसको केवल dB लिख सकते हैं, वह समानुपाती होता है किसके, धारा के, धारावाही चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के। फिर dB समानुपाती होता है अल्पांश CD की लंबाई dl के। फिर dB समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, माने अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दूरी लंबाई द्वारा बना हुआ कोण, मतलब r द्वारा बना हुआ कोण, दूरी r द्वारा अल्पांश पर बना कोण थीटा है, तो उसका साइन थीटा, तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड और केवल एक चीज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वह है एवं चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर अल्पांश के कारण केवल एक बिंदु का एक चीज़ का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, वह है दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती। मतलब अल्पांश से P बिंदु की दूरी, अल्पांश के केंद्र से P बिंदु की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, माने dB वैरीज एज 1/r²। बाकी सभी चीज़ों के समानुपाती होता है। अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, उसके कारण धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है dB, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है और 1/r² के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती है। सभी चीज़ को अगर मिला दिया जाए तो हम इसे लिख सकते हैं dB = सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, सभी को मिला दिया जाए तो I/dl साइन थीटा अपॉन r², और एक समानुपाती चिन्ह दे करके इसे समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। dB समानुपाती का चिन्ह है, dB वैरीज एज, तो इसके लिए k दे करके इसको समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है I/dl साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ k एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान μ0/4 प्राप्त किया जाता है, तो k का वैल्यू μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई r²। तो इस प्रकार k समानुपाती नियतांक है जिसका मान μ0/4 प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार बायोट-सावर्ट ने अपना गणितीय व्यंजक प्राप्त किया, जिसको हमने डिराइव भी किया, और वह गणितीय व्यंजक मतलब अदिश रूप में dB = μ0/4, जहाँ समानुपाती नियतांक k का वैल्यू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। यह बायोट-सावर्ट नियम का है, लेकिन अदिश रूप है, ये बायोट-सावर्ट नियम का अदिश रूप है। बायोट-सावर्ट नियम इसी गणितीय व्यंजक को कहा जाता है, इसी गणितीय व्यंजक को बायोट-सावर्ट नियम कहते हैं, लेकिन यह अदिश रूप है, स्केलर फॉर्म है। इसे चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसकी दिशा यहाँ पर दिखाई गई है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या धारावाही चालक के तल के लंबवत। धारावाही चालक भी कागज के तल में है, यहाँ तो बोर्ड के तल में है, बोर्ड पर, लेकिन आपके केस में कागज के तल पर, क्योंकि आप कागज पर इसे स्केच करेंगे तो कागज के तल में ही है धारावाही चालक, तो उसके तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर होगी, जिसे क्रॉस दे करके घेर दिया गया है, इनसर्किल्ड क्रॉस के द्वारा सूचित किया गया है। अगर यही दिशा बाहर की ओर होती तो डॉट दे करके उसे घेर दिया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए हमने 3 नियम का जिक्र किया: दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, दाहिने हाथ का हथेली नियम, राइट हैंड पाम रूल, एंड दक्षिणावर्ती पेंच नियम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और यहाँ पर μ0 क्या है, μ0 k का वैल्यू μ0/4, जहाँ μ0 निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है, निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की चालन शक्ति, कंडक्शन पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी।
किसी चुंबकीय पदार्थ से होकर के जितनी अधिक से अधिक संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो उसकी चुंबकनशीलता उतनी ही अधिक होगी। चुंबकनशीलता, और इसका मान म्यू जीरो इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसके 2-3 मात्रक हैं, जिसमें टेस्ला मीटर पर एम्पियर या एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर -2 पर मीटर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और टेस्ला मीटर, टेस्ला के लिए टी सिंबल, मीटर के लिए एम सिंबल, और एम्पियर इन्वर्स पर एम्पियर, दैट इज एम्पियर -1। म्यू जीरो का वैल्यू हुआ। अब इसे सदिश रूप में लिखना जरूरी है, तभी जाकर के एक और अंक प्राप्त हो पाएगा। केवल अदिश रूप में लिखने पर एक ही अंक प्राप्त होगा। तो बायोट-सावर्ट नियम का सदिश रूप हो गया बायोट-सावर्ट नियम का सदिश रूप, इसे डीबी वेक्टर, यहाँ भी हमने दिशा, जहाँ पी बिंदु पर दिशा दर्शाई है क्रॉस के द्वारा, तो वहाँ पर भी डीबी वेक्टर लिखा है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इक्वल्स टू म्यू जीरो बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर। ऐसे हम लिखें डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। अब जाकर के बायोट-सावर्ट नियम पूरा हुआ, इसका सदिश रूप भी, जिसे समीकरण 2 द्वारा लिखा गया। म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहाँ डी एल वेक्टर क्या है, अल्पांश क्षेत्र सदिश है, और आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश हो गया पी बिंदु का, अल्पांश के केंद्र से पी बिंदु की दूरी को दर्शाने वाला, दूरी इसका ओ से पी की तरफ होगा इस स्थिति सदिश का। तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू करने का पीछे है स्केलर फॉर्म में आर स्क्वायर है, आर क्यू किया है, क्योंकि यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणन का सूत्र ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एवं आर वेक्टर दोनों अल्पांश क्षेत्र सदिश और स्थिति सदिश दोनों सदिश हैं, तो इसका भी अदिश गुणन उसी ढंग से हम डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन इसका भी हम ले सकते हैं उसी ढंग से, डी एल वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा डी एल इंटू आर इंटू मॉड डी एल मॉड आर, दैट इज डी एल इंटू आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। तो आर से आर स्क्वायर, आर क्यू का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर, फिर अदिश रूप में आ जाएगा। तो यहाँ सदिश गुणन का उपयोग किया गया है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ ए वेक्टर की जगह अल्पांश क्षेत्र सदिश डी एल वेक्टर है, तथा बी सदिश की जगह आर सदिश है। तो ये बायोट-सावर्ट नियम का सदिश रूप हो गया डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। इस प्रकार बायोट-सावर्ट नियम डिस्कस हो गया। और दिशा के लिए मैंने बतलाया ही, डी बी की दिशा राइट हैंडेड थंब रूल, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या दाहिने हाथ का हथेली नियम या दक्षिणावर्ती पेंच नियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है उस बिंदु पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाना है, और उसके मान को प्राप्त करेंगे बायोट-सावर्ट नियम के इस व्यंजक से, डी बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बायोट-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। वैसे तो बायोट-सावर्ट नियम के मुख्य रूप से 3 अनुप्रयोग हैं, जिसमें से इस वीडियो में पहला अनुप्रयोग वृत्ताकार धारावाहिक लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। अगले वीडियो में दूसरा अनुप्रयोग वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, उसको अगले वीडियो में किया जाएगा, जो कि भाग 3 होगा इस चैप्टर का। और इसका दूसरा अनुप्रयोग भी धारावाही वृत्तीय लूप के अक्ष पर स्थित अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है, राज्यों की स्टेट्स बोर्ड्स की परीक्षाओं में या CBSE बोर्ड की परीक्षा में भी। तो
और तीसरा अनुप्रयोग भी इसका हो सकता है कि एक अनंत लंबे या अति लंबे ऋजु रेखीय मतलब सरल रेखीय धारावाही चालक के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। लेकिन यह दो अनुप्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है इस वीडियो में और फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं दो अनुप्रयोग ही दो अनुप्रयोग का वीडियो ही तैयार करूंगा। और तीसरे अनुप्रयोग का बायोट-सावर्ट नियम के तीसरे अनुप्रयोग मतलब एक लंबे ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना, उसका वीडियो बाद में तैयार किया जाएगा। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो टॉपिक हैं, दोनों अनुप्रयोग, इसको उसमें से पहला अनुप्रयोग इस वीडियो में, तो वह अनुप्रयोग है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर। तो इसके लिए एक वृत्ताकार लूप लिया जाए। एक वृत्ताकार लूप सपोज किया, एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या r है, सपोज किया जाए कैपिटल R या स्मॉल r, कुछ भी माना जा सकता है, त्रिज्या ये भी माना जा सकता है। तो इसकी त्रिज्या केंद्र हो गया इसका सेंटर इस वृत्तीय लूप का, और त्रिज्या कितनी है, r है, स्मॉल r। और मान लेते हैं कि माना कि इस धारावाही वृत्तीय लूप में, धारावाही वृत्तीय लूप का मतलब जिस वृत्तीय लूप में धारा प्रवाहित हो, तो I धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा हमने यहाँ रखा है दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बायावर्त दिशा भी लिया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है धारा वृत्तीय लूप, वृत्ताकार लूप से प्रवाहित होने वाली धारा को दक्षिणावर्त दिशा में लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, घड़ी की सुई की दिशा में। दूसरे अनुप्रयोग में धारावाही वृत्तीय लूप के से होकर धारा को बायावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा, जिससे कि बायावर्त दिशा के से होकर धारावाही लूप से धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है केंद्र पर, ऊपर इस धारावाही वृत्तीय लूप के। तो उसकी दिशा क्या होगी, जब दक्षिणावर्त दिशा होगी क्लॉकवाइज, तब दिशा क्या होगी, और जब बायावर्त दिशा क्या हो थी, जब धारावाही वृत्तीय लूप से बायावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी, तो वहाँ पर, तो उस स्थिति में वृत्तीय लूप के केंद्र पर, धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसको भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पर तो इसकी दिशा देख ली जाए। इस स्थिति में जब इस वृत्तीय लूप जिसकी त्रिज्या r है उससे I धारा दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंग्रेजी में प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए भी दाहिने हाथ का ही नियम है। और नियम को थोड़ा सा चेंज, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम को थोड़ा सा चेंज करते हुए, अब अंगूठा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, वहाँ तो अंगूठा को धारावाही सीधे चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में अंगूठा को रखा जाता था, और मुड़ी हुई उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती थी दाहिने हाथ का अंगूठा नियम में, तो वह सीधे चालक तार के लिए है। लेकिन जब धारावाही लूप हो या कोई धारा लूप हो, तो वृत्तीय लूप हो, तो उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा नियम में थोड़ा सा उसमें चेंज करना होगा। मतलब अब यहाँ पर अगर चूँकि धारा की दिशा इस वृत्ताकार लूप में दक्षिणावर्त दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तो घड़ी की सुई की दिशा में तो अपने चारों उंगलियों को, चारों फिंगर्स को, दाहिने हाथ की चारों फिंगर्स को धारा की दिशा में कर्ल किया जाए, रोटेट कराया जाए धारा की दिशा में, तो अंगूठा जिधर जाएगा, अंगूठा की जिधर दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अंगूठा चूँकि यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पर चूँकि क्लॉकवाइज धारा है, तो अपने चारों फिंगर्स को अंदर की ओर मोड़ेंगे इस दिशा में, धारा की दिशा में, लूप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में चारों उंगलियों को, चारों फिंगर्स को, दाहिने हाथ की चारों फिंगर्स को, उंगलियों को अंदर की ओर बेंड किया जाएगा, मोड़ा जाएगा, कर्ल किया जाएगा। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस बिंदु पर। तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को अंदर की ओर कर्ल किया, मोड़ा गया, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो यहाँ पर भी अंगूठा किधर जा रहा है, वृत्त, यहाँ पर भी वृत्त पर, यहाँ पर धारावाही वृत्तीय लूप पर, यहाँ पर के लिए इसे अप्लाई किया जाए, तो वृत्ताकार लूप से होकर के दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अंगुलियों को उधर कर्ल किया जाए जिधर धारा प्रवाहित हो रही है, मोड़ा गया, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा केंद्र पर यहाँ की किधर होगी, नीचे की ओर होगी, माने कागज के तल के लंबवत, या इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर। चूँकि यह कागज के तल में होता है, तो इसलिए इसको हम फिर से क्रॉस के द्वारा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम हो गई,
वह किधर होगी, वह दिशा होगी किधर, क्रॉस के द्वारा, मतलब काज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर, जिसे क्रॉस के द्वारा निर्धारित किया गया। यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। लेकिन अब इसका मान प्राप्त होगा किसके द्वारा, बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर। तो बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर मान प्राप्त करने के लिए इसका एक अल्पांश लिया जाए, धारावाही अल्पांश सी डी, इस वृत्ताकार लूप का, जिसकी लंबाई फिर से एक बार dl है। इस एक धारावाही अल्पांश CD पर विचार किया जाता है जिसकी लंबाई dl है। वृत्ताकार लूप के एक धारावाही अल्पांश CD पर विचार किया जाता है जिसकी लंबाई dl है। अब ये जो अल्पांश की लंबाई है वह त्रिज्या पर क्या है, त्रिज्या के स्पर्शवत है, मतलब वृत्त पर स्पर्शवत है, वृत्त की परिधि के अनुरेख है, और वृत्त की परिधि पर जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए अल्पांश के द्वारा, अल्पांश पर जो बना कोण त्रिज्या के द्वारा वह कितना हो गया, 90 डिग्री ज्यामिति की सहायता से। तो अब यहाँ पर बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग किया जाए। अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, धारावाही अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय बल क्षेत्र dB। यहाँ तो कुल चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, पहले तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना होगा, और उसके बाद पूरे धारावाही वृत्तीय लूप पर समाकलन करेंगे तो पूरे धारावाही वृत्तीय लूप के जितने भी अल्पांश होंगे उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का योग हो जाएगा, वह उसके केंद्र पर चुंबकीय बल क्षेत्र का मान होगा। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस के द्वारा घेर कर दिखाया गया है सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर, जो कि काज का तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर निर्दिष्ट है। और ये चित्र 2, चूँकि चित्र 1 हमने बायोट-सावर्ट नियम को डिस्कस करने में वहाँ स्केच किया था। तो यहाँ पर माना कि R त्रिज्या का एक धारावाही वृत्तीय लूप है, R त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही लूप, या इसे कुंडली भी कहा जा सकता है। इसमें तार के अनेक फेरे भी हो सकते हैं, तो उसमें तार के फेरों से की संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का व्यंजक प्राप्त होगा। तो माना कि R त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली लूप से विद्युत धारा आई विद्युत धारा किस दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में, उसे दक्षिणावर्त दिशा कहा जाता है। घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती है, जिसे चित्र 2 में दर्शाया गया है। प्रवाहित होती है जिसे चित्र 2 में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर चूंकि बायोट-सावर्ट नियम का अनुप्रयोग यह है, मतलब बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग करना है धारावाही वृत्तीय कुंडली में, जिसका उपयोग कर उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि बायोट-सावर्ट नियम में हम लोगों ने देखा कि बायोट-सावर्ट नियम केवल धारावाही चालक के एक अल्पांश लंबाई के कारण ही उसके चुंबकीय क्षेत्र में r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक देता है। वह दूरी r के अलावा दूसरा भी x दूरी भी लिया जा सकता है, तो केवल अल्पांश के कारण। तो अल्पांश के कारण अब बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग करेंगे। एक धारावाही वृत्तीय लूप का अल्पांश CD पर विचार किया जाए जिसकी लंबाई dl है, और यह अल्पांश त्रिज्या पर क्या है, अल्पांश पर जो बना कोण है, त्रिज्या के द्वारा अल्पांश पर बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री ज्यामिति से, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है, और अल्पांश लंबाई परिधि की दिशा में ही, परिधि पर ही है, इसलिए परिधि पर त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। तो अल्पांश पर बना कोण 90 डिग्री है। इसलिए बायोट-सावर्ट नियम से वृत्तीय लूप के धारावाही अल्पांश, वृत्ताकार धारावाही लूप के अल्पांश मतलब dl के कारण CD जिसकी लंबाई dl है, वृत्ताकार धारावाही लूप के अल्पांश CD जिसकी लंबाई dl है, अल्पांश लंबाई dl के कारण
वृत्तीय लूप के केंद्र पर, मतलब उसके केंद्र पर, मतलब धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसे चुंबकीय प्रेरण भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान dB इक्वल्स टू μ0/4 जो समानुपाती नियतांक का मान है, I/dl साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, चूँकि अल्पांश पर त्रिज्या द्वारा बना कोण 90 डिग्री है ज्यामिति से, अपॉन r², चूँकि यहाँ केंद्र से अल्पांश की दूरी कितनी है, या अल्पांश से केंद्र की दूरी कितनी है, धारावाही वृत्तीय लूप के अल्पांश से केंद्र की दूरी कितनी है, r है, जितनी की उस धारावाही वृत्तीय लूप की त्रिज्या है, अपॉन r²। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, μ0/4 I/dl अपॉन r²। ये मान हो गया धारावाही वृत्तीय कुंडली के या वृत्तीय लूप के अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया बायोट-सावर्त नियम का उपयोग करके। इसे समीकरण 1 मान लिया जाए तो ये केवल धारावाही वृत्तीय लूप के एक अल्पांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया बायोट-सावर्त नियम का उपयोग करके, dB = μ0/4 I/dl अपॉन r²। लेकिन हमें पूरे वृत्तीय धारावाही लूप के कारण, पूरे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना है। तो पूरे धारावाही वृत्तीय लूप पर हमको इस dB का जो मान है इसको समाकलन करना होगा। इसे समाकलन करना होगा, समाकलन कहें चाहे समेशन कहें या सिग्मा कहें। तो समाकलन का मतलब सिंबल क्या होता है, लॉन्गेस्ट संकेत होता है समाकलन का संकेत। तो इसे इंटीग्रेट करना होगा दोनों ओर, समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन करने पर पूरे वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो दोनों ओर समाकलन कर दिया जाए तो इंटीग्रल dB इक्वल्स टू इंटीग्रल μ0 समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन करने पर I/dl μ0/4 I/dl अपॉन r²। और dB का इंटीग्रेशन कितना, समाकलन कितना हो जाएगा, b, dx का x होता है, dB का उसी ढंग से b, समाकलन के सूत्र का उपयोग करते हुए μ0/4 कांस्टेंट है, नियत राशि को समाकलन से चिन्ह से बाहर कर दिया जाता है और ये लॉन्गेस्ट संकेत है, इसको बड़ा करके लिखा गया जो कि समाकलन इंटीग्रेशन का संकेत है, इसे लॉन्गेस्ट पढ़ा जाता है। μ0I अपॉन r² इंटू इंटीग्रल dl दैट इज μ0I अपॉन 4 r² और इंटीग्रल dl एक अल्पांश लंबाई वृत्तीय धारा लूप की dl है। तो ऐसी अल्पांश लंबाइयाँ समान लंबाई की बहुत सारी हो सकती हैं पूरे वृत्ताकार लूप में। सभी अल्पांश लंबाइयों को जोड़ देंगे तो पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी। तो 2πr इंटीग्रल dl और सिग्मा dl इक्वल्स टू 2πr। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, आंसर का, और 2 से 4 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर का, हर का, और r से एक पावर कैंसिल हो गया। तो ये हो गया, फार्मूला आ गया μ0I अपॉन 2r। और यही व्यंजक है, यह विशिष्ट व्यंजक है जो कि हमें प्राप्त करना था वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का बायोट-सावर्त नियम का उपयोग कर। कुल चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हो गया B क्या है, इंटीग्रेट कर दिया dB पर, तो dB पूरे धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, पूरे धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, B μ0I/2r। और यह सूत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है कि r त्रिज्या के वृत्तीय लूप से होकर I धारा प्रवाहित होने से उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0I/, ऑप्शन ए μ0I/2r, μ0I/r, μ0I/3r, इनमें से कोई नहीं, तो सही विकल्प होगा μ0I/2r। लेकिन अगर वृत्तीय लूप कॉइल के रूप में है, उसमें तार के अनेक फेरे हैं, यहाँ तो एक सिंपल तार है, उसको एक वृत्त के रूप में अगर मोड़ दिया जाए तो उससे होकर एक सिरे से धारा प्रवाहित होगी, दूसरे सिरे से बाहर निकलेगी। तो ये तो केवल धारा लूप हो गया, एक सिंपल वायर को भी वृत्त के रूप में अगर बेंड कर दिया जाए तो धारा लूप हो जाएगा।
तो उसके कारण। लेकिन अगर कोई कॉइल के रूप में है, जैसे कि टोरॉइड में होता है, उसमें तार के अनेक फेरे होते हैं, तो अगर इस तार में कुंडली में वृत्तीय धारा लूप में अनेक फेरे हों, तो मान लिया कि अगर तार के लपेटों की संख्या किसी धारावाही वृत्तीय लूप में तार के लपेटों की संख्या n है, तो यहाँ पर इस सूत्र में n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B = टू, यदि धारावाही वृत्तीय लूप में, इसे नोट करें आप, यदि धारावाही वृत्तीय लूप में तार के लपेटों की संख्या n हो, तो इस सूत्र में n से मल्टीप्लाई करना होगा, तब पूरे धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या व्यंजक प्राप्त होगा। तो यदि वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र, कुंडली में तार के लपेटों की संख्या, कुंडली में तार के लपेटों की संख्या n हो, कैपिटल N हो, तो समीकरण 2 में प्राप्त सूत्र में कि RHS में n से मल्टीप्लाई करना होगा दाएं पक्ष में। तो इसलिए पूरे धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण, पूरे धारावाही वृत्तीय कुंडली मतलब धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर तार के सभी फेरों n के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट NI/2R, n से मल्टीप्लाई करेंगे। एक फेरा के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू0I/2R है, तो n फेरे हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो B = टू चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = म्यू0, समीकरण 2 के सूत्र में केवल n से मल्टीप्लाई कर देना होगा, म्यू0 NI/2R। और ये फाइनल अंतिम व्यंजक है धारावाही वृत्तीय लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का बायोट-सावर्त नियम का उपयोग कर। अब B की दिशा हमने दिखाई है केंद्र पर, चूँकि धारावाही वृत्तीय लूप से धारा दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दाहिने हाथ का नियम जिसके बारे में मैंने बतलाया, अंगूठा जिधर जाएगा, अंगूठा नीचे की ओर जा रहा है, वृत्त से होकर के धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, अंगूठा नीचे की ओर, एंटी क्लॉकवाइज रहता है तो अंगूठा ऊपर की ओर। तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती या ऊपर की ओर होती, या वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती। जब अगर यही इस धारा को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शा दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार कुंडली के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर हो जाएगी, अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा। वैसी स्थिति में जब एंटी क्लॉक धारा है, बायावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तब। लेकिन यहाँ दक्षिणावर्त है, यहाँ धारा दक्षिणावर्त है, तो उंगलियों को धारा के वृत्ताकार लूप में प्रवाहित होने वाली दिशा की ओर बेंड करेंगे, अंदर की ओर बेंड किए तो अंगूठा नीचे की ओर। इसलिए B की दिशा केंद्रों पर, B की दिशा वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर। B की दिशा केंद्र पर, वृत्तीय कुंडली धारावाही कुंडली के केंद्र पर B की दिशा किधर होगी, केंद्र O पर B की दिशा, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर B की दिशा होगी कागज के तल के लंबवत या वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत या वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत। वृत्तीय कुंडली भी कागज के तल में ही होगी, इसलिए कागज का तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर, जिसे क्रॉस के द्वारा, क्रॉस दे करके सर्किल के अंदर क्रॉस को घेर दिया गया, इन सर्किल्ड क्रॉस इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अंदर की ओर निर्दिष्ट है, क्रॉस के द्वारा अंदर की ओर क्रॉस को घेर दिया गया, वृत्त के अंदर क्रॉस, इन सर्किल क्रॉस द्वारा निर्दिष्ट, घिरे हुए क्रॉस के द्वारा, क्रॉस का मतलब गुना का चिन्ह है, इसे क्रॉस कहा जाएगा, उसके द्वारा निर्दिष्ट है, जिसे यहाँ पर भी केंद्र पर भी दिखलाया गया, दर्शाया गया है। अब इस वीडियो के अंत में धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक B = म्यू0 NI/2R पर आधारित NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 4.1 पहला प्रश्न, चौथे चैप्टर का NCERT टेक्स्ट बुक का, उसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर
प्रॉब्लम नंबर 4.1, एक वृत्ताकार धारवाही कुंडली में तार के फेरों की संख्या, मतलब तार के लपेटों की संख्या 100, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा प्रवाहित धारा, वृत्तीय कुंडली से होकर प्रवाहित धारा 0.40 एम्पियर है। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हेनरी पर मीटर, इसके सभी मात्रक, इसका नाम मैंने लिया। अब इसे हल किया जाए। धारावाही वृत्तीय कुंडली है, एक वृत्तीय कुंडली को स्केच किया जाए और सपोज कर लिया जाए फिर से इसमें कि धारा दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है और त्रिज्या भी इसका दिया है प्रॉब्लम में। तो वृत्त के केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र भी मालूम करना है हमें। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो क्लॉकवाइज में लेने पर वही होगी, अंदर की ओर। वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत या कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर। तो ये बी की दिशा तो हो गई, बी की दिशा तो हमने दर्शा दिया। क्योंकि धारा की दिशा को इस वृत्तीय लूप में प्रश्न में कोई खास दिशा निर्धारित नहीं है, तो मैंने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, दक्षिणावर्त दिशा में ही धारा की दिशा को लिया यहाँ वृत्तीय लूप में। अगर इस दिशा को बायावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया होता तो यहाँ पर क्रॉस की जगह डॉट को सर्किल के अंदर घेर करके चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित किया जाता। लेकिन यहाँ पर दक्षिणावर्त दिशा होने के कारण दाहिने हाथ का अंगूठा नियम के अनुसार धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत या कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर निर्दिष्ट होगी। इसे क्रॉस के द्वारा, क्रॉस को सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर घेर कर दर्शाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी वेक्टर हो गई। लेकिन अब इसका मान भी हमको मालूम करना है। तो इसमें आर दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक फेरों की संख्या कितनी है 100 है तथा प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दिया है n = N 100 फेरे 100 टर्न्स कुंडली में, चाहे धारावाही वृत्तीय लूप में तार के लपेटों की संख्या है। प्रत्येक की त्रिज्या r है कितना 8 सेंटीमीटर, तो r = 8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 8/100 मीटर, दैट इज 8 × 10⁻100 = 10 स्क्वायर। अंश में चला जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻⁻2 मीटर। धारा कितनी है प्रवाहित हो रही है, जिसे क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में मैंने लिया है, वृत्तीय दर्शाया है वृत्तीय लूप में। I = 0.40 एम्पियर। अब 0.4 के बाद 0 है तो इस 4 के बाद 0 को हटाया जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है केवल 0.4 एम्पियर। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर जिसका संकेत ए होता है और एम मीटर का लंबाई का मात्रक का संकेत है एसआई पत्ती में, सीजीएस पत्ती में लंबाई का मात्रक है। और μ0 का वैल्यू दिया हुआ है ही, μ0 नहीं भी दिया रहे तो μ0 प्रॉब्लम में तो इसे याद रखना चाहिए 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब सूत्र धारावाही वृत्तीय कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो सूत्र का उपयोग करेंगे। हमें धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र से B = μ0 Ni/2R। μ0 का वैल्यू रखा जाए 4 पाई × 10⁻⁷। तार के लपेटों की संख्या, फेरों की संख्या वृत्तीय कुंडली में वो 100 है, 100। धारा का मान, विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पियर और /2 और R हो गया, R दिया है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया गया 8 × 10⁻⁻2। -2 नीचे में डिनोमिनेटर में, हर में -2 और अंश में -7 पावर है, तो -2 पावर से -7 का -2 पावर कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर -5, 4 पाई × 10⁻⁵। और यहाँ पर 25 से 4 से इसको कैंसिल करा दें तो 25 और यहाँ 2 हो जाएगा। 4 से कैंसिल कराया तो 4 × 2 8 और 4 × 25 × 4 100। अब यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया, यहाँ 0.4 है तो 2 × 2 4 से 0.14 भी कैंसिल हो गया, यहाँ 0.1 बच गया।
तो यहाँ पर अब बची है 25 इंटू 4 100 हो गया। 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 0.1 है, एक अंक पर डिसमल है, और यहाँ पर एक अंक पर डिसमल का मतलब है 1/10, 10⁻⁻1, यहाँ -5, तो -6 हो गया टोटल। तो 25 इंटू 4 100 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻5 -1 दैट इज -6। अब 100 से इसका 100 का मतलब 10 स्क्वायर, इससे 10⁻⁻6 का -2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -4। तो आंसर आ गया पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 टेस्ला, और पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, जो कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आंसर। और दिशा तो मैंने पहले ही दर्शा दिया है यहाँ, चूँकि धारावाही वृत्तीय लूप में धारा की दिशा मैंने क्लॉकवाइज दर्शाया है, तो इसलिए केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय कुंडली के तल के लंबवत या कार्य के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी या अंदर की ओर होगी, जिसको क्रॉस दे करके सर्किल के अंदर रखा गया है। क्रॉस को सर्किल के अंदर रख करके दर्शाया गया है। यह संकेत होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कार्य के तल के लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर, और यहाँ चित्र में भी दिया गया है, तो इसलिए वहाँ क्लियर है। अगर नहीं भी लिखें, चित्र में दर्शा दें क्रॉस दे करके, उसे घेर दें सर्किल के अंदर, तो वहाँ उसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और इसी प्रॉब्लम NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 4.1 मतलब चैप्टर 4 के पहला प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बायोट-सावर्ट नियम का दूसरा अनुप्रयोग, अर्थात बायोट-सावर्ट नियम का उपयोग कर धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। तो इस टॉपिक को अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का भाग 3 होगा, पार्ट 3 होगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा। और वह भी बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में। प्राय सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, जितने भी स्टेट्स बोर्ड हैं या जितने CBSE बोर्ड है, कहीं भी पूछा जाता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, को देखते हुए था, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, तथा जिससे कि जिनसे आप शेयर करेंगे वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, उन्हें भी लाभ मिल सकें, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच।